नमस्कार। मुझे लगता है कि इस बार आप लोगों को आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही होगी, और जो बच्चों को आवाज सुनाई दे रही है कृपया अपना जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए फटाफट जरा मुझे इत्तला करिए और मुझे बताइए कि आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। नमस्कार, मुझे लगता है कि इस बार आप लोगों को आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। चलिए आवाज आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार का, और हम लोग आज अपने नए लेसन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे दिख भी रहे हैं। सूर्य प्रताप सिंह यस सर, कृष्णा आर्यन यस सर, सत्यम चौधरी गुड मॉर्निंग सर, कृष्ण कुमार यस सर। मेरे प्यारे बच्चों, आप तो जानते ही हैं बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाया करती हैं सेलोरिटा, ऐसा फिल्मों में कहा गया है ना। तो हम लोग अपने इस यात्रा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, है ना। और मेरे बच्चों निश्चित तौर पर कभी कभी सत्यम चौधरी क्लियर है सर, बहुत बढ़िया, शाबाश। मेरे बच्चों एक बात तो स्पष्ट है कि आज हम लोग, सत्यम चौधरी गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया, आर्यन गेमिंग लाइव, सभी लाइव हैं। मेरे बच्चों जो आज जुड़ चुके हैं हमारे साथ क्लासरूम में, कहीं भी किसी प्रकार का अगर आपको तकलीफ हो समझने बूझने में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखते रहें, समझते रहें और हमें बताते रहें। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, निश्चित तौर पर आज थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट तो भाई मेरे तुम्हारे हाथ की चीज तो है नहीं, जानते ही हो सिस्टम है कि नहीं। तो चलिए आज हम आप लोगों के समक्ष जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम है सेट थ्योरी। सर क्या होता है सेट थ्योरी, इसको हम लोग थोड़ा आज सीखेंगे, परखेंगे, जानेंगे। मुझे लगता है कि एवरीथिंग, आवाज वगैरह सब कुछ आप लोगों को क्लियर क्लियर कट आ रहा है सर। बहुत बढ़िया सलीमा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो मेरे बच्चों शुरुआत करते हैं। जो बच्चे, कुछ बच्चों को मैंने लिंक शेयर किया है, वो बच्चे पहले भी थोड़ा बहुत सेट थ्योरी पढ़ चुके हैं, और जो बच्चे हमारे नए स्कूलिंग के बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल आज एक नया अनुभव होने जा रहा है। तो बच्चों सेट थ्योरी की आज हम शुरुआत क्यों करेंगे, आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत बिहार सरकार ने 30 तारीख से लेकर के 8 जून तक आप लोगों का जो क्लास है, ऑफलाइन मोड का क्लास, इसको स्थगित कर दिया है। और आज हम लोग उसी क्लास की भरपाई हेतु कि आपका नुकसान ना हो सके, हम इस पर आए हैं। बच्चों रोज आपका यही 9 साढ़े 9 बजे के आसपास क्लास आएगा। 11th के बच्चों के लिए क्लास आज रोज आएगा, और तब तक आएगा जब तक कि हम लोग अभी ऑफलाइन मोड में, अभी हमारा जब संस्थान बंद है, लेकिन पढ़ाई आपकी रुकनी नहीं चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है सेट थ्योरी। जो पढ़ चुके हैं पहले वो इसको रिवाइज करेंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो इसको सीखेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो मेरे बच्चों सबसे पहले कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय द सेट, आप सेट से क्या समझते हैं, तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देंगे आप लोगों को, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो मेरे बच्चों अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ well defined object in curly bracket by comma denoted by कैपिटल लेटर। मेरे बच्चों ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इन करली ब्रैकेट डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। तो अगर ए नाम का मेरा एक करली कैपिटल लेटर है और मैं एक करली ब्रैकेट यहां बना देता हूं, करली ब्रैकेट, और मैं इसमें एलिमेंट्स को लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5,
तो सर दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। और ये सारे के सारे एलिमेंट्स जब कॉमा के द्वारा एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखे जाते हैं और इन सभी का संबोधन या डिनोटेशन ए के द्वारा होता है, तो इसे हम कहते हैं सेट। तो सेट की परिभाषा को बहुत ही सिंपली हम लोग समझ भी चुके हैं और कहीं कोई हमको दिक्कत नहीं हो रहा है। तभी एक शब्द आता है इसमें कि सर व्हाट डू यू मीन बाय द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सर ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, वेल डिफाइंड शब्द क्या है? तो आइए थोड़ा समझने में हम इसको भी क्लियर करते हैं मेरे बच्चों। तो टॉपिक का नाम है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्या होता है मेरे भैया, ध्यान दीजिएगा सब लोग, बच्चा लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखेगा। अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज लॉजिकली करेक्ट एलिमेंट, logically correct element which is chosen on the basis of logic, not by emotion। इस बात को समझिए कि जब आप किसी भी सेट को लिखते समय किसी भी एलिमेंट का सिलेक्शन तर्क के आधार पे करते हैं, लॉजिक के आधार पे करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेट। और अगर उसमें इमोशन आ गया, जग गया, तो विच इज कॉल्ड कलेक्शन। वो सेट नहीं होगा बट एक कलेक्शन कहलाएगा। तो सर लॉजिकली करेक्ट कैसे हो सकते हैं हम लोग? लॉजिकली करेक्ट होने के लिए मेरे बच्चों आज हमको थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो पहले थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और अपने आप इसको हम समझने की चेष्टा करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट। इनमें से कौन कौन सेट की कैटेगरी में आता है? आइए दिमाग का उपयोग करिए बच्चों और इसको सीखना शुरू करिए। जैसे सबसे पहले मैं कहता हूं कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। कोई आपसे पूछे कि बेटा 5 प्रथम नेचुरल नंबर लिख के दिखाओ, तो याद करो नेचुरल नंबर क्या होता है गुरु? नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5। ये प्रथम 5 नेचुरल नंबर हैं। बेटा जैसे ही आपने इस नेचुरल नंबर को लिखना शुरू किया, क्या आपके मन में किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का कोई दुविधा हुई? क्या कुछ सेकेंड थॉट यानी दूसरी सोच आई? उत्तर है नहीं। यानी सर ये हमने दिमाग से सोचा और पटाख से आंसर हमने दे दिया 1 2 3 4 5। तो सर क्या ये सेट है? यस, ये सेट है गुरुजी, बिल्कुल है ये सेट। बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन मैं कहता हूं, ध्यान से सुनना। ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ योर क्लास 10th। यानी जब आप 10वीं कक्षा में पढ़ते थे तो आपकी 10वीं कक्षा में कौन कौन सी लड़की सुंदर हुआ करती थी, उसका नाम बताइए। भैया जैसे ही हम बात बोले आपके दिमाग में थॉट ये आएगा कि सर सुंदर, कोई लड़का बोलेगा फलना सुंदर था, कोई लड़का बोलेगा कि वह सुंदर था, कोई बोलेगा कि तीसरा सुंदर था। इसका मतलब यह है मेरे बच्चों कि आपके मन में जब ये प्रश्न आया तो आप एक मत ना हो सके, अर्थात आपकी भावना जग गई, आपके इमोशंस जग गए। किसी को कोई सुंदर लगेगा, किसी को कोई सुंदर लगेगा, यस और नो। अर्थात जब बात इमोशन जग जाती है किसी भी सेट को लिखते समय,
कोई भी प्रश्न पूछा जाए और वहां तुमको इमोशनली सोचना पड़े, लॉजिकली नहीं सोचना पड़े, तो इसका मतलब है वो सेट हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि जब कभी भी हमसे कोई ब्यूटीफुल गर्ल्स के बारे में पूछ दिया कि क्लास में कौन है, तो हमारा इमोशन जग जाएगा, लॉजिक नहीं जगेगा। इसका मतलब है गुरु कि यह सेट हमारा नहीं होगा। इट इज ओनली अ कलेक्शन, इट इज ओनली अ कलेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, अब मैं लिखता हूं ब्यूटीफुल वोमेन्स ऑफ वर्ल्ड, मतलब दुनिया की सबसे सुंदर लड़की, इसका नाम बताइए कौन होगा। तो भैया मेरे जैसे ही ऐसा बात हम बोले तो बहुत बच्चे जो इमोशनली अटैच होंगे वो बोलेंगे मेरी मां दुनिया की सबसे सुंदर महिला है कि नहीं। तभी एक आध हमारा त्रिशु नाम का बच्चा होगा, है ना, सुधांशु नाम का बच्चा होगा, वो बोलेगा कि नहीं साहब, एगो मिस यूनिवर्स जीती रही, समथिंग चिल्लड़, दैट विल बी द ब्यूटीफुल, क्योंकि उसको दुनिया मानती है। मेरे भाई आप एक मत नहीं हुए, आप सोच ही नहीं पाएंगे। तभी एक बच्चा हमारा फिर खड़ा होगा और बोलेगा गुरु एक बात बताओ, अगर दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला, है ना, मिस यूनिवर्स तय करता है, तब तो एक बात यह भी बता दीजिए गुरुजी कि जो हमारा अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका से जो महिलाएं आती हैं मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इसका मतलब सर वो कैसे सुंदर हो गई, है कि नहीं? क्योंकि उनका स्किन कलर ब्लैक होता है ना, भारत का स्किन कलर ब्राउन होता है। तो जब हमारा स्किन कलर ब्राउन होगा, किसी का ब्लैक होगा, तो मिस यूनिवर्स में कैसे वो चली गई? तो मेरे बच्चों मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप इसको समझिए, सुंदरता की परिभाषा पूरे विश्व में अलग अलग है। मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूं। अगर आप अफ्रीकन कंट्री जाते हैं तो अफ्रीकन कंट्री में कोई भी महिला जिसको सुंदर कहा गया है, दैट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। अगर किसी अफ्रीका में किसी भी महिला के होंठ, लिप्स अगर जितने मोटे होंगे वह उतनी खूबसूरत कही जाएगी। जी, ये परिभाषा है। इसीलिए आप देखिएगा मसाई जाति दक्षिण अफ्रीका में पाया जाने वाला एक प्रजाति है मनुष्यों का, वो जनजातीय हैं। तो उनकी महिलाएं होठों में बड़ा बड़ा ऐसे करके छल्ला लगाती है ताकि होठ बड़ा हो, दैट इज कॉल्ड ब्यूटीफुल। आप चलिए थोड़ा इथोपिया साइड, दक्षिण अफ्रीका का देश है, दक्षिण अमेरिकी देश, वहां पर जैसे पुरुष के बारे में कहा जाए कि बहुत मजबूत पुरुष या बहुत हैंडसम पुरुष कौन सा होता है, तो सुनिए भारत में परिभाषा है सुंदर पुरुष का टॉल, डार्क एंड मस्क्यूलर। फिर से सुनिए, टॉल, डार्क, मस्क्यूलर, लंबा होना चाहिए, शरीर एकदम सिक्स पैक एब्स, पेट पे बिस्किट्स होने चाहिए, है कि नहीं, और मस्क्यूलर होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन आप चले जाइए इथोपिया, वहां बोलता है कि सबसे सुंदर पुरुष कौन, जिसका जितना बड़ा पेट होगा, जितना बड़ा पेट होगा वो उतना सुंदर होगा। यस, इट इज ट्रू। तो मेरे भाई जब भी सुंदरता की बात होगी तो भारत की परिभाषा अलग हो जाएगी, है कि नहीं? अलग अलग देश की, अलग अलग कॉन्टिनेंट की परिभाषा अलग हो जाएगी। तो क्या आपसे कोई पूछे कि बताइए ये सेट है, तो इसका उत्तर होगा नहीं गुरुजी, यह सेट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अलग अलग देश में अलग अलग परिभाषाएं हैं सुंदरता की। तो मेरे बच्चों अब हम आपकी यात्रा को थोड़ा और पुश करते हैं, दो चार क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मैं आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तीसरा प्रश्न है, मैं कहता हूं वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मैंने कहा कि वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, पटैक से आपके मन में एक सवाल आया, जैसे लोग थूकता है वैसे कि गुरुजी लिख दो, करली ब्रैकेट डालो, ए नाम डाल दो, AEIOU, पटैक से लिख दो, सोचो भी मत। तो वॉवेल्स AEIOU ही होता है। तो मेरे बच्चों जब आपसे मैंने वॉवेल्स के बारे में पूछा तो आपके दिमाग में एक ही थॉट आया। अच्छा, ये थॉट सिर्फ आपके मन में ही नहीं आएगा, जितने बच्चे होंगे सबके मन में आएगा कि वॉवेल्स
AEIOU है, इसका मतलब एवरीवन थिंक्स लॉजिकली नॉट इमोशनली। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो जब जब आपका लॉजिक जगेगा कि गुरु AEIOU होगा, इसका मतलब वह सेट होगा, दैट इज कॉल्ड सेट, यानी ये सेट है। आ रही है बात समझ में? जो बच्चे क्लास कर रहे हैं, भैया जो हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट बॉक्स में जरा लिख के बताइए, ठोक दीजिए लिख करके कि हाँ हमको आ रहा है समझ में। जल्दी जरा, हम भी वेट कर रहे हैं आपके कमेंट को देखने के लिए। चलिए जल्दी से। चलिए मेरे बच्चों, अगला सवाल आपके सामने फिर प्रस्तुत हो रहा है, सुनिएगा क्या कहता है। यस सर, कृष आर्यन बोल रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया कृषु, वेरी गुड। चलिए ध्यान से सुनो। इंग्लिश लेटर्स ऑफ वर्ड एप्पल, यानी एप्पल वर्ड, एप्पल जो शब्द है इसके लेटर्स, तो भाई तुम होशियार हो ही, APPLE होता है, बोलता है इसका सेट बनाओ, तो पटैक से तुम लिखोगे ए, फिर लिखोगे पी, फिर लिखोगे एल, फिर लिखोगे ई। दीज आर द लेटर्स यूज्ड। तो भाई इसमें कहीं इमोशन जगा? नहीं जगा, कोई इमोशन नहीं जगा, है कि नहीं? आप पटैक से लिखे APPLE। और इसी बीच एक बच्चा बोल रहा है कि गुरु डबल पी अगर यूज किया गया है, APP, तो आपने सिर्फ एक ही पी क्यों डाला? तो इसकी कहानी हम जानेंगे कार्डिनल नंबर में। कि जब भी हम कोई सेट लिखते हैं मेरे भाई, तो सेट लिखते समय अगर कोई भी लेटर 2-3 बार आ रहा हो, तो सेट में जो एंट्री होती है उसको सिर्फ एक बार मिलती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? सिर्फ एक बार उसको लिखा जाता है। क्लियर है? तो इसीलिए भले यहाँ डबल पी हो, किंतु लिखते समय इसमें हम सिर्फ एक बार ही पी डालते हैं। तो क्या ये सेट होगा सर? हाँ सर, लॉजिक लगा है, इसमें कहाँ इमोशन जगा? बिल्कुल यह सेट है मेरा सर, इसमें दो राय तो है ही नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं गुरु, अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, ध्यान से देखना। अब हम बोल देते हैं बेस्ट प्लेयर ऑफ टीम इंडिया। सबसे बढ़िया खिलाड़ी कौन है भारतीय टीम का? मार हो गया। सुधांशु उधर से चिल्ला के बोलेगा विराट कोहली, उधर से दूसरा बोलेगा हार्दिक पांड्या, कोई बोलेगा सूर्य कुमार यादव, कोई बोलेगा रोहित शर्मा, और कोई बैठे बैठे बोलेगा बाबा धोनी। है कि नहीं? बाबा धोनी सबसे बढ़िया खिलाड़ी हैं। क्या आप में से कोई भी एक मत हुआ? सब लॉजिक लगाया? नहीं, आप इमोशनली अटैच हो गए, बोले धोनी है हमारा सबसे बढ़िया। मार हो चुका है। यानी गुरु इमोशन नहीं हुआ यहां पर, टोटली इमोशन इन्वॉल्व हो गया। लॉजिक गॉन, इमोशन ऑन। तो जब लॉजिक गॉन हो, इमोशन ऑन हो, सुन लीजिए फिर से, तो जब आपका लॉजिक गॉन और इमोशन ऑन हो जाए, तो इसका मतलब है कि सेट नहीं होगा गुरु, सेट नहीं हो सकता। वो क्या होगा? कलेक्शन। उसको सिर्फ एक संग्रहण कहेंगे। इसका मतलब सर ये सेट नहीं होगा। इसी बीच मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं टीम इंडिया प्लेयर्स फॉर T20 टीम। अब मैं कह रहा हूं कि सर भारतीय खिलाड़ी जो कि खेलने गए हैं T20 वर्ल्ड कप, वो बताइए सेट होगा कि रिलेशन होगा? तुम्हारे मन में तुरंत आएगा कि भाई गया कौन कौन है, तुम सबकी लिस्ट बनाओगे, है कि नहीं? कोहली जी, शर्मा जी, सारे लोगों का नाम लिखिएगा। तो जैसे ही आपने सबका नाम ले लिया, इसमें आपका इमोशन नहीं जगा, इमोशन एकदम आपका शांत है, क्योंकि यहां पर आप संख्या बता रहे हो कि कौन कौन गया है। तो यस, इट इज अ सेट सर, यह एक सेट होगा, इसमें कहीं हमको कोई भी दोष नहीं लग रहा है।
देखिए मेरे बच्चों, लगता है बच्चा सब पूरा लिख रहा है। सर खोपचे में लीजिए, आर्यंस गेम लिख रहे हैं। क्या रे अंश? अम्ब्रेला सर, अम्ब्रेला। वाह 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 वाह। बच्चों का जो ये इंटरेस्ट हम देख पा रहे हैं, बच्चा पूरी तत्परता के साथ सीखने को प्रयास कर रहा है कि अगला कौन सा नंबर आएगा गुरु, जिसको हम बता सकें इस सेट है कि नहीं है। तो मेरे बच्चों, हमको लगता है कि अब आप थोड़ा सा ये बात समझ पा रहे होंगे कि कहाँ आपकी भावनाएं, इमोशन हिलोरे मारने लग जाती है और कहाँ आपका लॉजिक काम करता है। चलिए हम अगला स्टेप पर फिर आते हैं। ध्यान से देखना अगला क्वेश्चन को, एकदम प्रेम से सीखो। मैं लिख रहा हूं होली रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी हम कह रहे हैं कि गुरु भारत की पवित्र नदियां, क्या ये सेट है कि नहीं है? जैसे मैंने शब्द कहा पवित्र, तुरंत बच्चा बोलेगा गंगा। क्या बोलेगा? गंगा। ऐसा हम लोग पढ़ते भी आए हैं। इसी बीच एक बच्चा उठेगा, है कि नहीं? तुरंत उठेगा, अब बोलेगा सर हम तो भगवान कृष्ण के भगत वाले लोग हैं, मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, हमें तो वहां जमुना माई नजर आती है, जमुना हमारे लिए पवित्र है। इसी बीच फिर खड़ा होगा कोई साउथ इंडिया का आदमी, बोलेगा ए भाई ए, कावेरी में क्या दिक्कत, कृष्णा में क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है जी? तुम बोलोगे नहीं यार, वह भी तो नदी है, तो हमारे लिए पवित्र है। इसी बीच एक उठेगा, अभी आपको बता देते हैं, घटना सुन लीजिए मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जो हमारा महाकाल उज्जैन नदी है, वो उज्जैन शहर, वो बसा हुआ है कहां पर? नर्मदा के और शिप्रा नदी के किनारे, शिप्रा नदी। तो किसी ने कह दिया वहां के मुख्यमंत्री श्री मोहन भागवत जी को, मोहन यादव जी को, कि भाई मोहन जी छिपरा नदी गंदी हो गई है। ये बात चुभ गई मुख्यमंत्री जी को, बस वो सीधा कपड़ा पहने हुए ही कूद गए। किसमें कूद गए भाई? तो नदी में कूद गए, तैरने लगे, पूरा तैरने लगे, एकदम पूरा तैर रहे हैं। उन्होंने ये संदेश दिया कि भैया शिप्रा नदी से हम बहुत अटैच्ड हैं इमोशनली, इसको गंदा मत बोलिए, भले साफ रहे या ना रहे। तो बेटा जैसे ही होली रिवर की बात हुई, आप लोगों के अलग अलग नाम आपने स्पष्ट कर दिए। यही क्वेश्चन अगर सोचो कि हम चले जाते हैं कहां? लंदन। लंदन, लंदन में कौन सी नदी है? थेम्स नदी। थेम्स नदी में अब कोई लंदन वाले से पूछो कि भाई लंदन वाले तुम्हारे लिए थेम्स नदी क्या कहता है, तो जो हमारे यूरोपियन कल्चर्स के लोग हैं उनका सिंपल सा लॉजिक है कि द रिवर इज अ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर गिवन बाय नेचर टू अस, डोंट मेक इट डर्ट, इसको गंदा ना करें। तो वो कहेगा देखो गुरु, गंगा तुम्हारी बहुत प्रिय नदी, बोला हाँ, चले जाओ बताओ शहर का सारा कचरा कहाँ गिरता है, तो हम तुम मुड़ी झुका लेंगे कि सर बात तो सही बोलता है, सारा कचरा हम लोग उसी में डालते हैं और उसी को लेके बोलते हैं जय श्री राम जय श्री राम, है कि नहीं? इसका मतलब है उनके लिए, यूरोपियंस कंट्री के लिए नदी एक नेचुरल रिसोर्सेज है और नेचुरल रिसोर्सेज को उनका कहना है साफ सुथरा रखिए भैया, बस। तो भाई हम लोग मार कर रहे हैं कि पवित्र नदी कौन? वो लोग कोई बोलता है पवित्र नदी नहीं है लेकिन रक्षा वह करता है। तो बताइए हम लोग कितने मूर्ख हैं। अगर हमारे लिए कोई पवित्र चीज होगी तो उसको साफ न रखेंगे। दूसरी बात, क्या ये जिम्मेदारी खाली हमारा है? हमारा ही जिम्मेदारी है नागरिक का? बिल्कुल है। हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात होती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को इस पर विचार करना चाहिए। लोगों के जितने घरों से कचरा निकलता है सबसे पहले तो उसको सेट करो, कहीं एक अच्छा सा सीवेज सिस्टम बनाओ। तो भाई आम आदमी को तो मजबूरी है ना यार, आम आदमी सुबह उठ के कमाएगा खाएगा कि यही रोड बनाएगा नाली बनाएगा। इसलिए मैं सरकारों से निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, आप में से कईयों के पिताजी बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, हो सके तो उनको ये क्लिप जरूर दिखाइएगा कि देखिए आज के टीचर इन्वायरमेंट पे भी अवेयर करते हैं, समझाते हैं कि बउआ ये आज अगर हम खराब करेंगे ना तो अगला जनरेशन को कच्चू ना मिलेगा। और सुन लीजिए, सत्यम वेब इंस्टीट्यूट के द्वारा आप सभी बच्चे जो जुड़े हुए हैं सबको एक टास्क दिया गया है, सोशल टास्क, सामाजिक टास्क, जिसका तहत आपको 5 ठो पेड़, चाहे वो नीम का हो चाहे वो पीपल का हो, अपने आस पड़ोस में अगर किसी आदमी के पास पेड़ खेत वेत है
गांव घर में, तो जाइए 5 ठो बढ़िया सा पेड़ लगाइए। ऐसा मत लगाइएगा कि सुबह पेड़ लगाए हैं और शाम को बकरियां उसको खा गई है, नहीं। एक अच्छा सा घेरा बना करके उसकी रक्षा करनी है, उसको ग्रो करना है। क्योंकि जब तुम 15 से 20 साल बाद किसी अच्छे पोस्ट पर बैठ के नौकरी कर रहे होगे और अपने गांव समाज जाओगे तो बोलोगे कि बेब में पढ़ते थे तो वहां के शिक्षक हमको प्रेरित किए, पेड़ लगाए और तुमने उसको लगा करके आज वो ग्रो हो चुका है। तो इसलिए मेरे बच्चों, अगर दादाजी के लगाए गए आम का फल आप चोभते हैं तो अब आपका भी बारी है पेड़ लगाने का, ताकि तुम्हारे बच्चे पोते कर सकें। सोचिए इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो होली रिवर्स ऑफ इंडिया, क्या यह एक सेट है? उत्तर है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें सर इमोशन आ चुका है। लेकिन इसी बीच में कहता हूं रिवर्स ऑफ इंडिया कि गुरु रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में बताइए, भारत की नदियों के बारे में बताइए। तो आप बोलिएगा यस इट इज अ सेट। क्यों? यहां पर हमको नदियों के नाम लिखने हैं, छोटी बड़ी मझली सहायक, सब नदी का नाम केवल लिख दो, तो इसका मतलब है ये हमारा सेट है। तो हमको लगता है कि पढ़ करके, इसी भी स्टेटमेंट को पढ़ करके आप लोग अब इतना जरूर समझ सकते हैं कि दिया गया स्टेटमेंट सेट को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। तो मेरे बच्चों कमेंट में लिख के बताइए, हम कमेंट देख रहे हैं कि क्या अब आपको सेट की परिभाषा खूब अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई। चलिए चलिए बच्चों जल्दी से जरा बताइए कौन कौन हो। अरे भैया ये क्या हो रहा है? ये अलग खेला चल रहा है यहाँ पे। हम क्वेश्चन पूछे हैं बेटा, क्या आपको सेट समझने में कोई कष्ट है किसी प्रकार का? जल्दी जरा बताइए। पूरा यहाँ कमेंटबाजी किए हुए हैं, जल्दी से। ओके, सब लोग लिख रहा है 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मेरे बच्चों तो सुन लीजिए, अगला टॉपिक अब आपके सामने प्रस्तुत हम कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि गुरु ए नाम का एक सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी। यानी सर ये ए नाम का सेट है और ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। तो बढ़िया, हम लिखने जा रहे हैं ए बी ए सी ए डी ए ई ए। यहां खाली स्थान है बच्चों, यहां पर रिक्त स्थान है बच्चों, रिक्त स्थान भरा पड़ा है, ठीक है ना? ई एफ जेड वाई और एक्स। सुनिएगा ध्यान से, अब आपको करना क्या है, एकदम दिमाग को स्थिर करिए और सीखिए। बउआ यह पूछ रहा है कि गुरुजी ये जो ए नाम का एलिमेंट है, ए नाम का एलिमेंट यानी अवयव, क्या यह इस ए नाम के सेट में मौजूद है क्या? देखो ध्यान से, ए नाम का एलिमेंट क्या इस ए नाम के सेट में प्रेजेंट है क्या? आप बोलेगा यस है। तो जब बाबू कोई भी एलिमेंट किसी सेट में प्रेजेंट होवत है तो उसको लिखते हैं बिलोंग्स टू। क्या लिखते हैं बेटा? बिलोंग्स टू। यानी आप ऐसे लिखिएगा बिलोंग्स टू, कहीं कोई दिक्कत नहीं समझने में बेटा? तो देखो ध्यान से, इसको लिखते हैं हम लोग बिलोंग्स टू, यानी हां सर वह अवयव, वह एलिमेंट दिए गए सेट का एक अभिन्न अंग है, एक हिस्सा है। और अगर बबुआ नहीं हो यानी नॉट बिलोंग्स टू की बात होगी, नॉट बिलोंग्स टू यानी वह एलिमेंट उस दिए गए सेट का हिस्सा नहीं है, तो इसको लिखेंगे बिलोंग्स टू का सिंबल बना करके इसका पेट चीर देंगे, उसका पेट चीर देंगे, जिसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। तो चलिए अब हम आपके सामने पूछ रहे हैं, बताइएगा जरा ध्यान से, है देखिएगा, साफ सुथरा बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना? क्या एलिमेंट बी सेट ए का हिस्सा है? यस, बी बिलोंग्स टू सेट ए। क्या सी ए से बिलोंग करता है? करता है। क्या डी सेट ए से बिलोंग करता है? करता है। क्या एक्स इस सेट से बिलोंग करता है? सर एक्स है ये नहीं है,
यानी x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। क्या y नाम का एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है? गुरुजी है ही नहीं प्रेजेंट, तो क्या बिलोंग करेगा? z, क्या z नाम का एलिमेंट इस सेट में मौजूद है? नहीं है गुरुजी, बिल्कुल नहीं है। z कहां लिखा हुआ है? देखो तो इस सेट में नहीं लिखा है। इसका मतलब z डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। f है गुरुजी, यस है सर, तो f बिलोंग करेगा सेट ए से। क्या ई सेट ए का एलिमेंट है? यस है सर, ई बिलोंग करेगा। तो क्या मेरे बच्चों आप लोग सेट को देख करके उसके एलिमेंट उस सेट का हिस्सा हैं, यानी बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, इसको देख के क्लासिफाई कर सकते हैं क्या? क्या ये टॉपिक आपको समझ में आ गया? आ गया है तो हम आपका कमेंट पढ़ेंगे। जल्दी जरा कमेंट में लिख के बताइए कि आप समझे कि नहीं समझे। हम आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं रुक करके बताने के लिए। मेरे बच्चों आ रहा है सर? यस गुरुजी, यस सर, हाँ सर, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। सुधांशु का अरे कौन है भैया, काहे ऐसी बातें हो रही हैं? भैया देखो है, ये सब काम मत करो, पढ़ने आते हो पढ़ो, आनंद लो, है कि नहीं? समझ रहे हैं ना मेरी बात? चलिए मेरे बच्चों, अगर आप ये बात सीख चुके हैं तो आपको खुशखबरी है। खुशखबरी ये है आपके लिए कि आप लोगों, अगर ध्यान से सुनिएगा, हमारे फेमस किताब आर.डी. शर्मा जी है ना, इसका एक्सरसाइज 1.1 आप बनाने के काबिल हो चुके हैं। यानी वहां पर दो ही चीज है। पहला, आर.डी. शर्मा में एक्सरसाइज 1.1 में दो बातें पूछी गई है कि बताइए सेट कौन सा है और सेट के एलिमेंट्स दिए गए सेट में बिलोंग करते हैं या नहीं। यही आज आपको सीखना था। ये आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे क्लियर हो गया। अपनी यात्रा को थोड़ा अब हम और धक्का देते हैं और चलिए अब हम लेके चलते हैं आपको कहां पर सर? अब हम आपको सिखाएंगे प्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को लिखने का तरीका। चलिए तो शुरू करते हैं गुरु। कोई बच्चा कुछ लिख रहा है? पहले लिखना सीख। अरे भाई बहुत अच्छे से समझ आ गया सर, बस कमेंट करने मत बोलिए, ये सबको रफ वर्ड बेटे प्लीज इग्नोर करिए। केवल आपको समझ में आए तो यस लिखिए, है ना? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, है कि नहीं? अपना विवेक का काम होना चाहिए, है कि नहीं? चलिए मेरे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। यानी आप सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमें इसके बारे में जानकारी लेना है। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है? तो मेरे बच्चों, इसको दो तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले इसका नाम होता है, ध्यान से देखिएगा, इसका नाम होता है रोस्टर फॉर्म। क्या नाम होता है? रोस्टर फॉर्म। और इसी का एक और नाम होता है टेब्यूलर फॉर्म। टेब्यूलर फॉर्म। दूसरा होता है बेटे, इसी का नाम होता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या नाम होता है इसका? सेट बिल्डर फॉर्म। तो मेरे बच्चों, आप सेट को दो ही प्रकार से लिख सकते हैं। पहला रोस्टर फॉर्म के माध्यम से और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म के माध्यम से। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो सर ये दोनों क्या है, जरा हमको भी तो बताइए, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहां लिख रहा हूं एकदम ध्यान से
कि ए नाम का एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं AEIOU, तो इसी को कहते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। यानी जब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स कॉमा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता हो, इसको कहते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब होता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है गुरु, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं आप लोग कि सर व्हाट डू यू मीन बाय द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्ड क्या करना, तुम सोचो, एकदम कॉमन सेंस की बात बताओ कि बेटा अगर जीवन में हमको कभी घर बनाना हो, कोई सा भी, किसी का भी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सोए रहते हैं, है ना, सोए रहेंगे, ऐसे कर लेंगे और बोलेंगे घर बनो घर बनो घर बनो, और घर बन जाएगा। ऐसा होता है ना, है ना, होता है। क्या करते हैं हम, सबसे पहले जमीन देखते हैं, नापी करवाते हैं, नक्शा बनाते हैं, नगर निगम से परमिशंस लेते हैं, तब जाके बोरिंग, और बोरिंग के बाद वो मजदूर वगैरह का ठेका होगा, और घर एक केवल खाका तैयार होता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। और तब जाके उसमें इंटीरियर फिंटीरियर, कितना लंबा प्रोसेस है, सालों लग जाता है मिनिमम। उसी प्रकार से अगर हमको सेट बिल्डर करना हो तो यहां एक ही चीज लगती है, लॉजिक। जो चीज सामने दिया गया हो, यानी नाक अगर सीधी दी गई है तो अब नाक को घुमा के छूने का बारी है, तो कैसे छूओगे, आओ सीखो। यहां पर ए नाम के सेट की ही बात हो रही है जो यहां लिखा हुआ है, जिसके एलिमेंट को हम x नाम देंगे कि गुरु सेट ए का सारा एलिमेंट को हमने x के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, कि सर सारा सेट जो है हमारा वह x के द्वारा कहता है। अब x नाम का सेट इसका हो गया। अब x के बारे में बताइए, व्हाट इज योर x। x समझ रहे हैं ना, कोई दूसरा वाला x नहीं, x मतलब इस एलिमेंट के बारे में बात हो रही है। तो सर ये सारे के सारे वॉवेल्स हैं, तो आप लिखिएगा x इज वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फा पेट्स। हो गया, यानी a रिप्रेजेंट x, a इज इक्वल टू x, a सेट का एलिमेंट x है, सच दैट x इज वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। बस हो गया मेरा। इसी चीज बात को जो कि अभी टेबल में था, हमने लॉजिकली इसको लिखा, तो हमको लगता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगला स्पष्ट देखते हैं बेटा। बी नाम का एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। अब देखिए, कहता है कि गुरु ये दिया हुआ किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में, इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करिए। तो लिखिएगा कि सर बी रिप्रेजेंट एलिमेंट एक्स। ओके, एक्स रिप्रेजेंट एन, एक्स रिप्रेजेंट करता है एन, छोटका एन मतलब होता है बेटा नेचुरल नंबर जी। एक्स नेचुरल नंबर को बताता है गुरु यहां पर। अच्छा, तो सर नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, 1 से शुरू करेंगे, चलते जाएंगे, खत्म नहीं होगा। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, किसकी बात कर रहे हो, फिर देखेंगे। सर हम 1 से लेकर के 5 तक की बात करते हैं। तो बगल में लिख दीजिए कि गुरु जो आपका नेचुरल नंबर है ना, वह 1 से बड़ा एवं बराबर होगा एवं 5 से छोटा हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म ही कहते हैं। एक बच्चा का मन हुआ कि सर हम इसको ऐसे ना लिख करके, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि बी रिप्रेजेंट करता है एक्स को, ठीक, और एक्स इज, वर्ड्स में एक्स इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है। क्या ये भी हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि कोई बच्चा क्या लॉजिक लगाएगा, कोई बच्चा क्या लॉजिक लगाएगा, बात एक ही है, याद रखना। जैसे तुम अपनी मम्मी को बोल सकते हो मम्मी, ठीक है ना, लेकिन तुम्हारे जो पिताजी हैं वो मम्मी नहीं है ना बोलेंगे, वो तो धर्म पत्नी कहेंगे, वाइफ कहेंगे, हे प्रिय, हे प्राण प्रिय, कुछ ऐसा कहेंगे। तो तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी नानी बेटी कह के बुलाएगी, है कि नहीं? तुम्हारे मामा जी बहन कहेंगे। सब आदमी तो एक है भाई बा, कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हो रहा है, हर आदमी के साथ उसका रिलेशन अलग है। तो कोई अगर ऐसे लिखता है तो कोई ऐसे भी लिख सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां तक अगर हम समझ चुके हैं तो अपनी यात्रा को फिर आगे बढ़ाएंगे। एक बच्चा बोला कि सर वेट करिए जरा सा,
कोई बोले कि सर हम इसी को क्या लिख सकते हैं, बी रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट एक्स को, ओके, एंड एक्स इज फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर। तो भाई आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि 1 से 5 तक जो है प्रथम 5 पॉजिटिव इंटीजर है। कोई बच्चा बोलेगा सर 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 जीरो, अरे बेवकूफ, जीरो ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव, कांस्टेंट होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, समझ रहे हैं ना। तो यह भी स्टेटमेंट अगर आप देते हैं तो यह भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, अर्थात एक टेबुलर फॉर्म को आप अलग अलग तरीके से अपनी भाषा में लिख सकते हैं। एक और प्रश्न मैं आपके सामने लिखने वाला हूं। सी अगर रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से देखिएगा, सी रिप्रेजेंट करता है ए पी एल ई को, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई बच्चा से बोले बताओ बाबू ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो तुम तुरंत लिख दिया कि सर सी जो है एलिमेंट एक्स को रिप्रेजेंट करता है, ओके। और व्हाट इज एक्स, व्हाट इज एक्स, तो आप कह दीजिएगा कि सर एक्स इज लेटर्स ऑफ वर्ड, ध्यान से, एप्पल। यानी सर एप्पल नाम के वर्ड का जो अल्फाबेट है उसका ये सेट है। यानी सर ये रहा टेबुलर फॉर्म और ये रहा सेट बिल्डर फॉर्म। हमको लगता है ये बात आप लोग को समझ में आ रही होगी अच्छे से। फिर आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा और बोला कि गुरु सी नाम का एक सेट है जिसमें लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 12, इसको कोई बोले कि सेट बिल्डर में कन्वर्ट करिए, तो आप तुरंत लिखिएगा सर सी रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट एक्स को, जहां एक्स बराबर है 2n के, जहां n नेचुरल नंबर है और n की शुरुआत होती 1 से और खत्म होता 6 से। फिर से, यानी x 2 का मल्टीपल है, 2 4 6 8 10 12, 2 का गुणक है, ठीक है सर, ओके। अब सर अगर ये 2 का गुणक है गुरु, तो फिर से सुनिए, n नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है सर। कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है और 6 पर खत्म हो जाता है। यानी 2 गुना 1 2 गुने 2 2 गुने 3 2 गुने 4 2 गुने 5 2 गुने 6 2 गुने 6 गुने 12, अर्थात ये 1 से लेकर 6 तक की संख्या अगर आप ले लीजिएगा गुरु, तो समझ लीजिए कि आपने इस दिए गए रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मेरे बच्चों, इसी के साथ एक और लास्ट क्वेश्चन हम आपके सामने शेयर करेंगे। जैसे ये डी नंबर है, ये कह रहा है 1/2 2/5 3/10 4/17 5/26 और 6/37। कहता है सर ये संख्या को देखिए, इसको जरा कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, रोस्ट सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आपने तर्क लगाया कि गुरु ऊपर 1 नीचे 2, अच्छा नहीं आया समझ में। 2 और 5, सर 2 और 5 का संबंध तो है, 2 का स्क्वायर में 1 जोड़ देंगे 3 10, 3 के स्क्वायर में 1 जोड़ देंगे 4 17, 4 के स्क्वायर में 1 जोड़ देंगे। अरे सर समझ में आ गया, क्या आया कि सर डी बोलता है कि मेरा एलिमेंट होगा x और x बराबर होगा n/n² + 1, अर्थात अगर ऊपर n है तो नीचे उसका वर्ग करके 1 में ऐड कर देंगे, है ना। अब सर n कहां से शुरू होता है, 1 से लेकर 6 तक, तो आप लिख दीजिए कि n इज सर नेचुरल नंबर और n शुरू होता है 1 से लेकर के 6 तक खत्म हो जाता है। तो मेरे बच्चों, आज आपने सीखा सेट बिल्डर से रोस्टर और रोस्टर से सेट बिल्डर में चेंज करना। तो मेरे बच्चों, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ चुका है ना, तो जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप ये बात समझे कि नहीं समझे, कि अगर आपको टेबुलर दिया गया होगा तो लॉजिक का उपयोग करके आप उसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए फटाफट, जरा थोड़ा हम भी तो देखें कितना समझे आप। मैं वेट कर रहा हूं बेटा आपके सेट का आंसर का, जल्दी।
समझ गए सर। राखी समझ चुकी हैं, आर्यन जी समझ चुके हैं, बहुत बढ़िया। सोनू कुमार भी समझ चुके हैं जी, कृष आर्यन भी समझ चुके हैं, बहुत सुंदर। मेरे बच्चों अब सुनिए ध्यान से, ये मजाक नहीं है। अगर तुम समझ गए कि सेट बिल्डर को रोस्टर में कैसे लाएं और रोस्टर को सेट बिल्डर में कैसे लाएं, तुम अगर ये समझ गए, इसीलिए मैंने तुलनात्मक दृष्टिकोण से बताया, कंपैरिजनली स्टडी करके बताया है, तुलना करा है। तो सुन लीजिए आप लोग आरडी शर्मा जी के एक्सरसाइज 1.2 को बताने में बिल्कुल समक्ष हैं, सक्षम हैं। ठोक दीजिएगा इसको तुरंत। मेरे बच्चों आज की क्लास पहला दिन ऑनलाइन है। हम जानते हैं आपकी कैपेसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। मुझे लगता है कि आपको क्लास कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में, जब ये वीडियो खत्म हो जाए, अभी नहीं, जब वीडियो खत्म हो जाए लाइव, तब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। दूसरी बात, जो पढ़ाया है इसको कृपया रिवाइज करिएगा। तीसरी बात, जो आरडी शर्मा के एक्सरसाइजेस हमने दिए, या एनसीईआरटी अगर किसी के पास है तो भाई तुम एनसीईआरटी छुओ, खत्म हो जाएगा। कब पहला एक्सरसाइज लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा 1.1 मेरे हिसाब से आपका पैक हो जाएगा। आज की क्लास हम करेंगे यही समाप्त। उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर बैठ करके इसका आनंद लीजिएगा और बनाइएगा। और सबसे जरूरी चीज सुन लीजिए, जिस बच्चा को जो डाउट होगा, तो आप जानते हैं कि आपके कमेंट, आपको जहां जहां मैंने लिंक शेयर किया है व्हाट्सएप में, वहां आप कुछ मत करना, मेरा नंबर है ही, वहां पे स्पष्ट रूप से केवल आप डाउट्स भेज देना कि सर हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है व्हाट्सएप नंबर पे। तो वहां पर बेटा हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डील कर देंगे। कल हम पढ़ेंगे, जब हम डील कर देंगे आपके डाउट्स को, तो कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सेट्स। और कल हम घुसेंगे ऑपरेशंस ऑन सबसेट्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।